इकाई 1 फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड के शेष बचे पार्ट में ये उस इकाई 1 का ही सेकंड पार्ट है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, जिसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। प्रारंभ में हम ले रहे हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का महत्व। ये आपके सिलेबस में सीधे प्रश्न के रूप में दिया गया, सीधा दे रखा है और परीक्षा में सीधे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का पहला महत्व है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा ऊष्मा को चक्रीय प्रक्रम द्वारा अधिकतर कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात चक्रीय प्रक्रम की सहायता से किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा को अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ हल्का सा परिवर्तन है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार हम ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करते हैं या कर सकते हैं, या नियम के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन द्वितीय नियम कहता है कि चक्रीय प्रक्रम के अंदर अवशोषित ऊष्मा Q को अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करना संभव नहीं। जहाँ कार्नो चक्र में Q चक्रीय प्रक्रम द्वारा W में परिवर्तित होता है तथा इसकी दक्षता ईटा का मान हमेशा 100 से कम रहता है। चूँकि अवशोषित ऊष्मा पूर्णतः कार्य में नहीं बदल रही है, इसलिए इसकी दक्षता का मान 100% से कम या इकाई से कम होता है। आगे सूत्र भी आएगा। दूसरा महत्व है, इस नियम द्वारा ऊष्मा प्रवाह की दिशा ज्ञात की जाती है। अर्थात ऊष्मा किस दिशा से किस दिशा में प्रवाहित होगी वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियमानुसार ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। यह पॉइंट ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अंदर नहीं था। उसमें केवल एक प्रकार की ऊष्मा दूसरे प्रकार की ऊष्मा परिवर्तित होती है, लेकिन ऊष्मा प्रवाह की दिशा ज्ञात नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ऊष्मा के प्रवाह की दिशा ज्ञात हो सकती है, अर्थात ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। दी गई परिस्थितियों में अभिक्रिया के होने की संभावना ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अर्थात कौन सी परिस्थितियों में दी गई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी उसका निर्धारण भी द्वितीय नियम से किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में यदि गिब्स ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक है तो ऐसी अभिक्रियाएं सभी परिस्थितियों में संभव होगी, और यदि डेल्टा G या गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान धनात्मक है तो ऐसी अभिक्रियाएं किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं होगी। जैसे कमरे के ताप पर बर्फ का पिघलना, इसके लिए डेल्टा G का मान ऋणात्मक होता है, अतः यह स्वतः प्रक्रम है। अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा किया जाता है। अर्थात अभिक्रिया स्वतः होगी या नहीं होगी उसको भी हम इस नियम के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही परिस्थिति है, डेल्टा G ऋणात्मक है अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित, धनात्मक है अस्वतः प्रवर्तित, और यदि डेल्टा G का मान 0 है तो ऐसी अभिक्रिया समयावस्था प्राप्त करती है, जिसमें डेल्टा G 0 होने के बाद डेल्टा H T डेल्टा S के बराबर होता है। अब हम ले रहे हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कथन में पहला कथन। यह कथन परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न के रूप में प्रत्यक्ष पूछे जाते हैं। पहला कथन है प्लांक कथन। ऐसी मशीन संभव नहीं है जो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर सके। अर्थात कोई भी ऐसी शाश्वत मशीन संभव नहीं है जो Q को सीधे ही पूर्णतः W में परिवर्तित कर सके। हमेशा इस परिवर्तन में कुछ मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निष्कासित होती, और इसीलिए इसकी दक्षता का मान हमेशा इकाई से कम या 100% से कम होता है। सेकंड कथन हम लेके चल रहे हैं जिसका नाम है प्लांक केल्विन कथन।
ऐसी मशीन निर्मित नहीं की जा सकती है जो किसी एक स्रोत से ऊष्मा अवशोषित कर चक्रीय प्रक्रम में लगातार कार्य कर सके। अर्थात ऐसी कोई भी शाश्वत मशीन संभव नहीं है जो किसी एक स्रोत से ऊष्मा लेते हुए निरंतर चक्रीय प्रक्रम में कार्य कर अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न कर सके। अर्थात मशीन के लिए बाह्य ऊर्जा का या ऊर्जा अवशोषण की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वह चक्रीय प्रक्रम ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर सकता है। सीधे ही कार्य परिणत करना संभव नहीं। एक स्रोत से जैसे जैसे ऊष्मा लेते जाएंगे वैसे वैसे उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी और ऐसी स्थिति के अंदर कुछ समय बाद स्रोत की ऊष्मा या ऊर्जा खत्म होते ही कार्य करना मशीन बंद कर लेती है। इसको हमने नीचे यहाँ चक्रीय प्रक्रम के रूप में प्रदर्शित किया है। चक्रीय प्रक्रम जिसमें Q ऊष्मा अवशोषित होती है तथा W कार्य परिणत होता है। फिर तीसरा कथन है क्लॉसियस कथन। परिपार्श्व में परिवर्तित किए बिना या बाह्य कार्य किए बिना ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः होता है, लेकिन निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं होती है। अगर हमें निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा प्रवाहित करनी है तो हमें बाह्य कार्य या अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ेगी, तभी जाकर के निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा स्थानांतरित हो सकती है। स्वतः ही बिना परिवर्तन किए परिपार्श्व को बदले बिना ऐसा करना संभव नहीं। जिस तरीके से जमीन पे रखे हुए जल या जमीन के टांके में बने हुए भरे हुए जल को अगर छत पर रखी टंकी पर पहुंचाना है तो उसमें मोटर से ही ये कार्य किया जा सकता है या यांत्रिक रूप से ये कार्य किया जा सकता है, लेकिन स्वतः निम्न स्थान से उच्च स्थान की ओर अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल को स्थानांतरित करना संभव नहीं। लेकिन अगर ऊपर पानी टंकी में भरा हुआ है तो हम नल की सहायता से स्वतः नीचे प्रवाहित कर सकते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे स्वतः प्रवाहित हो सकता है, लेकिन इसका विपरीत संभव नहीं। कार्नो कथन, कार्नोस स्टेटमेंट। यदि दो प्रक्रम या इंजन या मशीन समान तापक्रमों के मध्य कार्य करते हैं तो उनकी दक्षता समान होती है। महत्वपूर्ण कथन है और कई बार नाम से पूछा जाता है कि यदि दो प्रक्रम या इंजन या मशीन दो निश्चित तापक्रम T1 और T2 के मध्य कार्य करते हैं तो उनकी दक्षता हमेशा समान होगी, क्योंकि दक्षता के सूत्र के अनुसार T2 - T1 अपॉन T2, जहाँ T2 ग्रेटर देन T1। ऐसी स्थिति में यदि T1 और T2 का मान बराबर T1 और T2 का अंतर बराबर यह है या दो या अधिक प्रक्रमों के लिए समान है तो ऐसी स्थिति में दक्षता भी इनकी समान होगी। इसी को कार्नो कथन कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म कथन और है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी। यदि ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है तो ऐसी अवस्था अनिवार्य रूप से आएगी जब ब्रह्मांड की एंट्रोपी उच्चतम व उपयोगी ऊर्जा न्यूनतम होगी। उसे ब्रह्मांड की मौत या डेथ ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। जिस तरीके से ऊष्मागति के द्वितीय नियम के अनुसार उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है, इसका मतलब ताप निरंतर घटेगा और ऐसी स्थिति में ताप अगर घटता है तो उससे निष्कासित ऊष्मा धीरे धीरे कम होगी और ऐसी स्थिति में जब ऊर्जा घटती है तो उपयोगी ऊर्जा का मान घटने के कारण उसकी तुलना में एंट्रोपी का मान बढ़ता है, अर्थात अव्यवस्था बढ़ती है। और इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड के अंदर देखें तो निरंतर एंट्रोपी बढ़ती जा रही है और उपयोगी ऊर्जा धीरे धीरे घट रही है। ऐसी स्थिति में निरंतर प्रक्रिया चलते हुए एक ऐसी स्थिति पहुंचेगी जहां पर उपयोगी ऊर्जा शून्य होने के कारण ब्रह्मांड में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा। इसी को हम ब्रह्मांड की मौत कहते हैं। अब महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, कार्नो चक्र या कार्नो साइकिल। इसको कार्नोट साइकिल भी कहते हैं, नाम में परिवर्तन है, बाकी चीज़ एक ही।
वह प्रक्रम जो एक निश्चित स्थान से प्रारंभ होकर विभिन्न पदों में होते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे ए बी में बदल रहा है, बी से सी अवस्था में जा रहा है, सी से डी अवस्था में आ रहा है, डी अवस्था से पुनः यदि ए में पहुंच जाए तो ऐसे प्रक्रमों को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। नंबर 2, प्रकृति में चक्रीय प्रक्रम द्वारा ऊष्मा को अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा प्रक्रम है शेष अन्य प्रक्रमों की तुलना में जिसमें अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है ऊष्मा के या निश्चित ऊष्मा के द्वारा। कार्नोट चक्र 4 प्रक्रमों का ऐसा संयोजन है जिसमें अवशोषित ऊष्मा को अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात कार्नोट चक्र की सहायता से हम 4 पदों में होते हुए अवशोषित ऊष्मा को अधिकतम कार्य में परिवर्तित करते हैं और इन चारों पदों के नाम नीचे दिए गए। इसका पहला पद चित्र से भी आप इसको देख सकते हैं। पहला पद जो कि ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया गया है पीवी वक्र के रूप में। आप इसको अलग अलग तरीके से कई प्रकार के वक्रों प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम सरलतम वक्र हम पीवी प्रयुक्त करते हैं। पीवी कार्य के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। इसलिए पीवी वक्र में एक्स अक्ष पर V और वाई अक्ष पर P यहाँ पर दाब और V आयतन को प्रदर्शित करता है। इस पीवी वक्र में समताप पहला पद इसका समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार जिसमें ताप स्थिर रहता है। रुद्धूष्म उत्क्रमणीय प्रसार जिसमें ऊष्मा परिवर्तन शून्य रहता है। तीसरा प्रक्रम है समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन। तो 2 पद प्रसार के ए से बी और बी से सी प्रसार के अंदर है और सी से पुनः डी की ओर चले तो इसको कहा जाता है समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन जिसमें ताप शून्य रहता या स्थिर रहता है। ताप परिवर्तन शून्य या ताप स्थिर। रुद्धूष्म उत्क्रमणीय संकुचन डेल क्यू इक्वल टू 0 अर्थात ऊष्मा परिवर्तन शून्य और ये प्रक्रम बी से पुनः ए में स्थिति में लौट आता है। चक्रीय प्रक्रम का ग्राफीय निरूपण पीवी वक्र के रूप में नीचे प्रदर्शित किया गया है, जहां प्रारंभ प्रथम अवस्था P1 V1 और द्वितीय अवस्था यहाँ पे P2 V2 है, ए और बी से प्रदर्शित की गई है, जिसमें Q ऊष्मा अवशोषित होती है और T2 ताप पर यह प्रक्रम संपन्न होता है। क्योंकि ताप स्थिर है अतः इसे समतापीय प्रसार कहते हैं जिसमें आयतन में वृद्धि हो रही V2 ग्रेटर देन V1। बी से सी की ओर चले तब भी आयतन बदलता है। ऐसी स्थिति में दाब घट रहा है व आयतन में वृद्धि हो रही है। इस प्रक्रम को हम रुद्धूष्म प्रक्रम कहते हैं और प्रसार हो रहा है अथवा इसे रुद्धूष्म प्रसार कहा जाता है। और रुद्धूष्म प्रसार के अंदर निकाय की ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य होता है और चूँकि उत्क्रमणीय है अतः इसके साथ उत्क्रमणीय शब्द भी लिखा जाता है। सी के बाद डी में परिवर्तन ये संकुचन प्रक्रम है। आयतन घट रहा है, ताप T1 स्थिर है और पहले बी से सी में ताप घटकर T2 से T1 हो जाता है। T1 उच्च ताप है और T1 निम्न ताप को प्रदर्शित करता है। डी से पुनः ए में चौथा प्रक्रम, इसमें भी संकुचन हो रहा है अर्थात 2 पद प्रसार के 2 संकुचन, 2 समतापीय और 2 रुद्धोष्म प्रक्रम। इस तरीके से पीवी वक्र के रूप में कार्नोट चक्र का ग्राफीय निरूपण किया जाता है। कार्नोट चक्र में किए गए कार्य 4 पदों भिन्न पदों में जो कार्य किए जाते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। पहला है समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य और इसका सूत्र हम व्युत्पन्न कर चुके हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार समतापीय प्रक्रम में यदि आदर्श गैस युक्त प्रक्रम है तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है अतः Q व W बराबर है और W का मान यहाँ पे nRT2ln V2/V1 के रूप में लिखा जाता है, जहाँ V1 का मान V2 से कम है और T2 स्थिर है, R स्थिरांक है और N तंत्र में भरे हुए गैस की मोलों की संख्या को दर्शाता है। इस प्रक्रम में Q ऊष्मा के अवशोषण द्वारा कार्य किया जाता है जिसमें ताप T2 स्थिर रहता है और ये समीकरण हम काम में लेते हैं। दूसरा है रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अर्थात बी से सी और किए गए कार्य को W2 के रूप में लिखा।
इस प्रक्रम में ऊष्मा का अवशोषण उत्सर्जन नहीं होता है, अतः प्रक्रम में किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं W2 इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र हम प्रदर्शित करते हैं CV इक्वल टू T1 माइनस T2, जिसमें T2 इज ग्रेटर देन T1, या हम इसे परिवर्तित रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं DE इक्वल टू W2। यह ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से सूत्र लिया गया है, Q को शून्य किया गया है तो DE W2 के बराबर है, और यहाँ पर हमने T1 माइनस T2 की जगह T2 माइनस T1 किया है, इसलिए चिन्ह हो जाता है ऋणात्मक, और माइनस CV इंटू T2 माइनस T1 समीकरण नंबर 2 ये रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार में किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है, और यह प्रक्रिया हमने पहले भी पढ़ रखी है, जिसमें CV की जगह R अपॉन गामा माइनस 1 भी लिखा जाता है। यह समीकरण नंबर 2। अब हम ले रहे हैं, ये दूसरा पद हो गया कंप्लीट। उसके बाद में हम ऊष्मागतिकी के चक्रीय प्रक्रम में पद नंबर 3 समतापी उत्क्रमणीय संकुचन है, और इसमें किया गया कार्य W3 प्रक्रम C से D के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इस पद में स्थिर ताप T1 पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अतः किया गया कार्य W3 उसी रूप में, चूँकि ताप स्थिर है, आंतरिक ऊर्जा शून्य, ऐसी स्थिति में Q और W दोनों बराबर होंगे, और यहाँ W का मान रहता है nRT1 log ln या log नेचुरल लॉग कहते हैं इसको V4 अपॉन V3, और चूँकि ये संकुचन कार्य है तो V4 का मान V3 के मान से कम रहता है, अतः इसे हम निम्न रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। V3 ग्रेटर देन V4 है, इसलिए इसको हम ऊपर वाले समीकरण से तुलना करने के लिए उच्च आयतन ऊपर और निम्न आयतन को नीचे कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इस समीकरण का चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है, और इसे हम कहते हैं समीकरण नंबर 3। अब चौथा पद है रुद्धोष्म उत्क्रमणीय संकुचन में किया गया कार्य W4 D से पुनः A में चक्रीय प्रक्रम समाप्त होने का अंतिम पद है। रुद्धोष्म प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है, लेकिन यह प्रक्रम B से C प्रक्रम का व्युत्क्रम है, अतः इसे हम धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं, और यहाँ W4 धनात्मक चिन्ह के साथ CV T2 माइनस T1 के बराबर लिखते हैं। पहले वाले में किया गया कार्य प्रसार में था, इसलिए उसका सामान्य चिन्ह ऋणात्मक रूप में आ रहा था, और यहाँ इसका चिन्ह आ रहा है धनात्मक। फिजिक्स में और यहाँ थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। फिजिक्स में T1 को हम ग्रेटर देन T2 मानते हैं, जबकि यहाँ पर हमने T2 को T1 से ग्रेटर माना है, इसलिए ये सूत्र थोड़ा सा भिन्न प्राप्त होता है। बाकी अगर फिजिक्स के अनुसार हम चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो सूत्र से हम यही प्राप्त होते हैं, और फिजिक्स में भी एज इट इज़ काम में लिए जा सकते हैं, अर्थात T1 की जगह T2 और T2 की जगह T1 करें, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा T1 इज़ ग्रेटर देन T2, लेकिन यहाँ पर हम सभी में T2 ग्रेटर देन T1 लेकर प्रदर्शित कर रहे हैं। कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य हम ज्ञात करें तो उपयुक्त चारों प्रक्रमों में किए गए W1, W2, W3, W4 कार्यों के योग के बराबर होगा। इनके मान रख दिए जाएं समीकरण 1, 2, 3, 4 से, तो नीचे WT बराबर चारों के मान रखे गए हैं। सेकंड और फोर्थ प्रक्रम समान प्रकृति के हैं, चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए इनके पद कट जाएंगे और पीछे बचेगा टोटल वर्क या कार्य nR2 ln V2 अपॉन V1 माइनस nRT1 ln V3 अपॉन V4। समीकरण नंबर 5। इस समीकरण 5 में आयतन संबंध का अगर मान रख दिया जाए तो, क्योंकि होता क्या है, प्रक्रम के अंदर जितना प्रसार हो रहा है उतना ही संकुचन हो रहा है, इसलिए V3 V4 के मध्य का अंतराल V1 और V2 के मध्य के अंतराल के बराबर होगा, और हम यहाँ पर V3 अपॉन V4 की जगह V2 अपॉन V1 भी रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के मान समान हैं।
आयतन संबंध का मान समीकरण 5 में रखा जाए तो हम V3 V4 की जगह V2/V1 रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में NR log V2/V1 दोनों पदों में कॉमन है, इसलिए उसको हम हटा देते हैं, R कॉमन लेते हैं तो शेष बचता है पहले पद में T2 और दूसरे पद में T1। तो T2 माइनस T1 के बाद कॉमन आ जाएगा NR log V2/V1। ये है समीकरण नंबर 6 और समीकरण 6 की सहायता से कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य ज्ञात किया जाता है और यही कार्नो चक्र के अंदर किए गए कुल कार्य को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्लास में हम इंजन की दक्षता और उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे।